हल करना चाहते हैं, अगर हिंदुस्तानी क़यादत हमसे ताउन करेगी तो ये अच्छा रहेगा। हम हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज लेने आए, लेकिन गांधी जी जो थे वो जिद पे थे। इधर इंडियन जो मुस्लिम लीग थी वो तकसीम हो चुकी थी। एक ग्रुप कायदे-ए-आज़म का था, एक सर कायदे-ए-आज़म ने कहा कि हम ना इसकी हिमायत करेंगे ना मुखालफत करेंगे, जबकि सर शब्दी का मानना था कि हमें इसकी हिमायत करके इसे इसकी हमदर्दी के साथ अपने मसाइल बताकर मामला फाइनली ये कमीशन बनाकर इंग्लैंड के वज़ीर आज़म को दी, लेकिन वो रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, इसलिए कि हिंदुस्तानी क़यादत के साथ राजी नहीं। अब अंग्रेज के पास दूसरा एक तरीका था कि हिंदुस्तानियों को राजी करने के लिए ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हम भेज रहे हैं तो वो मान नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको आपके पास कोई कमीशन नहीं भेजते, बल्कि आप अपनी कमीशन बनाएं, कमेटी बनाएं, उसको ये टास्क दे दें कि वो इंडिया के लिए आइन बनाए। लेकिन अंग्रेज ने एक शर्त रखी, वो शर्त ये थी कि ऐसा आइन आना चाहिए, नेशन आनी चाहिए जिसके लिए हिंदुस्तान के किसी भी सूबे से, कौमियत से, मजहब से, किसी मकतबा फिक्र के लोगों से कोई भी एतराज नहीं होनी चाहिए, यानी यूनानी मसली इसको जो पास किया जाए और पेश किया जाए। ये पेशकश इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कबूल की। उन्होंने मोतीलाल नेहरू की सरबराही में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने हिंदुस्तान के आइन के लिए जो है वो एक रिकमेंडेशन बनाई, और उस रिकमेंडेशन को जो है वो शदीद मोहम्मद अली जिन्ना थे, उसने इसकी सबसे बड़ी मुखालफत की। जिन्ना साहब ने तो यहां तक कह दिया कि ये जो कमेटी है, इसकी जो रिपोर्ट है, ये हिंदुत्व की एजेंडा है। ये रिपोर्ट जो है वो हिंदुस्तान को एक हिंदू स्टेट में तब्दील करने की एक साजिश है, एक कदम है, और इन्होंने हमारे मुतालबात को रिजेक्ट कर दिया है। लिहाजा हम इस रिपोर्ट को किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे। एक्सक्यूज मी। इसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे रिकमेंडेशन अगर नहीं ले रहे तो ये हिंदुस्तान के इत्तेहाद और हिंदुस्तान की इंटीग्रिटी के जो है वो ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। क्या ऐसी बात थी जिसके लिए कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इतने शदीद रिएक्शन में आए थे? वो मैं आपको 2-3 चीजें उनकी समझाता हूँ जो अहम तरीन थी, जिसकी बुनियाद पर शदीद इख्तलाफ पाया गया था। उसके लिए आप लिखना चाहें तो भले लिख लें। नंबर 1 कि हिंदुस्तान में होम रूल कायम किया जाए, यानी अंग्रेज की जो हुकूमत है उसको महदूद करके इक़्तिदार जो है वो हिंदुस्तानियों के हवाले किया जाए। लिखते जाए भले। नंबर 2 कि हिंदुस्तान वफाकी निज़ाम में तब्दील किया जाए, यानी फेडरल गवर्नमेंट कायम की जाए, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कायम किया जाए। नंबर 3 कि ज्वाइंट इलेक्टोरल सिस्टम नाफिज किया जाए। और नंबर 5 कि हिंदी को नेशनल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया जाए हिंदुस्तान का। अब जी सर फोर्थ पॉइंट कौन सी? सर थर्ड पॉइंट फिर से रिपीट दोबारा सारी बता दूं। नंबर तो मैं ऐसे इंग्लियों पे बता रहा था। हाँ, से 4 पॉइंट मैंने। नंबर 1 कि हिंदुस्तान में होम रूल कायम किया जाए। नंबर 2 फेडरल निजाम कायम किया जाए। नंबर 3 ज्वाइंट इलेक्टोरल सिस्टम नाफिज किया जाए। और नंबर 4 हिंदी को नेशनल लैंग्वेज
एंड ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिए थे। अब आते कि इसमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसकी मुखालफत की थी। नंबर 1, हिंदी को कौमी जबान करार देने पर जिन्ना साहब को इख्तलाफ था। वो चाहते थे कि उर्दू भी उसके साथ होनी चाहिए। नंबर 2 कि ज्वाइंट जो उन्होंने इलेक्टोरल सिस्टम की बात की थी, शदीद इख्तलाफ इस बात पे था क्योंकि शिमला डेपुटेशन का जो मुतालबा था वो था सेपरेट इलेक्टोरेट का। मैंने आपको पढ़ाया है। उस सेपरेट इलेक्टोरेट में ये लिखा था कि मुसलमानों के सीटें मुख्तस की जाएंगी, उनके कैंडिडेट मुसलमान होंगे और उनके वोटर भी मुसलमान होंगे। अब ये जो ज्वाइंट सेशन का बात कर रहे थे, ज्वाइंट इलेक्टोरेट मतलब ये दोबारा हिंदुस्तान को एक कौम में तब्दील करके और कलेक्टिव जो है वो विजडम की बुनियाद पर चलाना चाहता था, जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग या दूसरी अक़लियतों को ये डर था कि उनकी जो सीटें हैं वो चली जाएंगी, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाएगी। मुसलमान या के जो उम्मीदवार थे वो इलेक्शंस हार जाएंगे क्योंकि मेजॉरिटी हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि इन्होंने जब कहा ना कि फेडरल निज़ाम कायम किया जाए तो उसमें कायदे आज़म का एक मुतालबा ये भी था कि सूबों खुद मुख्तियारी दी जाए। इसमें एक ऐसा मुतालबा भी था जो जिन्ना का था, वो नेहरू रिपोर्ट में शामिल था। वो क्या था? वो ये था कि सिंध की आंबे से आजादी, बलोचिस्तान में रिफॉर्म्स और केपीके में रिफॉर्म्स, जिसको उस वक्त में NWFP करार दिया गया था, इन चीजों का मुतालबा था वो नेहरू रिपोर्ट में शामिल किया गया था। इसकी बुनियाद पर ये शदीद इख्तलाफात पैदा हुए, शदीद इख्तलाफात। आगे चलकर अब देखें, मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे आप जवाब दीजिएगा। एक हुक्मरान है, दूसरा अवाम है या अपोजिशन है। हुक्मरान कहता है कि मैं रिफॉर्म्स लाता हूं या गवर्नमेंट बनाता हूं, वो उसे बनाने नहीं देते। अब उन्होंने कहा कि ठीक है चलो मुझे नहीं बनाने देते तो आप बनाओ। इन्होंने बनाया तो इतने शदीद इख्तलाफात हो गए नेहरू रिपोर्ट पे, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि यूनानी मसली होना चाहिए, वो भी नहीं हो पाता। तो अब अगर अंग्रेजों को रिफॉर्म्स लाने थे या एक्ट लाना था या आइन लाना था तो उनके पास ऑप्शन क्या बचा था? वो कैसे आइन नाफिज करे? कोई बताएगा? तो फिर से रिपीट करें। देखें भाई, अंग्रेज रिफॉर्म्स लाना चाहता था, एक्ट लाना चाहता था, क्योंकि उन्होंने कहा था हर 10 साल के बाद लाऊंगा। तो 9 में आया, 19 में आया, 29 में आना था। उन्होंने साइमन कमीशन भेजी, हिंदुस्तानी क़यादत ने उसको रिजेक्ट करके बाइकआउट कर दिया, भगा दिया। फिर अंग्रेज ने कहा कि चलो ठीक है आप कर लो, तो उन्होंने खुद किया। तो नेहरू रिपोर्ट बनी तो ये जिन्ना साहब और कांग्रेस में लड़ाई हो गई, इख्तलाफ हो गई। तो अब क्या बनता है ऑप्शन जिसकी बुनियाद पर वो सर 2 ऑप्शन। कैसे? एक ऑप्शन ये बनता है कि जोर जबरदस्ती से वो अपना कानून नाफिज करें। दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि सर ये जो अलग है मुस्लिम से हिंदूज हैं, इनको डिवाइड करके इनके फिर अलग रिफॉर्म्स। सर वेरी गुड जी। सर एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो दोनों के हुकूक को या दोनों की जो प्रायोरिटीज को रखकर और फिर एक नया रिफॉर्म बनाए। वो तो बेस नहीं रहते ना आपस में। सर सिस्टम को चेंज कर सकते हैं सर, दोनों से अलग अलग रिकमेंडेशन लेके फिर कर सकते हैं। दोनों से अलग अलग रिकमेंडेशन ले लें फिर नाफिज करें। ठीक है।
चले मैं आपको बताता हूँ अंग्रेजों ने क्या किया। अंग्रेजों ने क्या किया कि 30s में दोनों को, यानी हिंदुस्तान की हर पार्टी और हर मकतबा फिक्र के लोगों को हम इनकी मेजबानी करते हैं, हम इनकी लीडरशिप करते हैं, इनको सामने बिठाकर हम इनके लिए जो है वो रिफॉर्म्स का रिकमेंडेशन लेते हैं। उन्होंने एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई, समझ रहे हैं, गोलमेज कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई, ठीक है। सुन रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। यस सर, यस सर। सर ठीक है, बता देना। उन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में का मतलब ये था कि इन हिंदुस्तानी क़यादत को एक साथ बिठाकर उनसे उनके मसाइल को सुना जाए, फिर उनसे जो है वो उनके लिए जाए। अब एक और बात थी इस दौरान कि जो जिन्ना साहब थे वो लड़ाई के मुखालिफ थे, इख्तलाफात के मुखालिफ थे। वो चाहते थे कि सब चीज को अफ़वाम और तफहीम के साथ हल किया जाए। तो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के रद्द अमल में अपने 14 नुकात जो थे, 14 नुकात वो पेश किए ताकि हिंदुस्तान के इत्तेहाद को बरकरार रखा जा सके। यानी नेहरू रिपोर्ट के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स दी और कहा कि अगर इनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इनको अगर इसमें शामिल किया जाता है, एड्रेस किया जाता है हमारे मुतालबात को, तो हम नेहरू रिपोर्ट को तस्लीम कर लेंगे। कायदे आज़म ने 14 पॉइंट्स दी थी और ये दी इसलिए थी कि नेहरू रिपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाए। चले, उन्होंने नेहरू और इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी वगैरह ने जिन्ना के 40 पॉइंट्स को घास ही नहीं डाली, उसको कंसीडर ही नहीं किया, सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। उसके लिए कोई मतलब, उनके लिए कोई मसला ही नहीं था कि उनको क्या करना चाहिए। लिहाजा ये मुतालबात भी बढ़ गए उधर। तो उन्होंने एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई लंदन में। पहले इजलास में अल्लामा इकबाल साहब और मौलाना मोहम्मद अली, कायदे आज़म, ये सारे उधर इंग्लैंड गए थे और वहाँ उसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसका भी बाइकाट कर दिया। बाइकाट इसलिए किया कि उन्होंने जो तहरीक चलाई थी रोलेट एक्ट के खिलाफ, उस वजह से गांधी और नेहरू दोनों जेल में थे। अब जो लोग जेल में है वो इंग्लैंड कैसे जाएंगे? अंग्रेजों ने भी बेवकूफ़ी की, ये जो लोग जेल में थे। लिहाजा पहला इजलास जो था उसमें सिर्फ मुस्लिम लीग और बाकी अक़लियतें यानी सिख और शेड्यूल कास्ट के लोग उसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। जाहिर है एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सबसे बड़ी हिंदुस्तान की पार्टी थी उस वक्त वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर किसी इजलास में शामिल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये रिकमेंडेशंस जो है वो भी कामयाब नहीं होंगी, वो भी सिर्फ मुस्लिम लीग की रिकमेंडेशन समझी जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये रिकमेंडेशंस पूरी नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग ने भी पूरा एक खाका बनाया, अक़लियतों के लिए जो है अलहदा, मजहबों के लिए अलहदा कमेटीज बनाई, सूबों की सूबाई हैसियतों के लिए भी बनाई, फेडरल गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने जो है वो बनाकर अंग्रेज के हवाले किया। लेकिन ये सारी चीज़ें इसलिए भी कारगर नहीं थी क्योंकि उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की शिरकत नहीं थी। इस बात को देखकर अंग्रेजों ने यह इजलास मुलतवी किया। फिर दोबारा दूसरा सेकंड जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इजलास बुलाया। उससे पहले उन्होंने जो है वो इंडिया का जो वायसराय था उसको असाइन किया कि वो जेल में जाकर गांधी से मुलाकात करे और उससे राजी करे कि वो हिंदुस्तान से आकर इस इजलास में शिरकत करे। आप में से सब लोगों ने सुना होगा एक भगत सिंह का नाम, सुना है ना? यस सर, यस सर। फिल्में भी बनी।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था आजादी के लिए वो था पीर साहब वगैरह सबकतुल्लाह शाह सानी साहब। तीसरा इम्पोर्टेंट जो रोल करेक्टर जो था वो उन दिनों में वो था हेमू कालानी, जिसका ताल्लुक जो था वो सक्खर से था, नवाब शाह सक्खर से। गांधी ने एग्री किया कि वो इजलास में शिरकत करेगा, लेकिन मुतालबा 2-3 रखे इरविन के साथ। इरविन को कहा कि आप सियासी कैदियों को आज़ाद करें, सियासी कैदियों पर, सियासी कारकुनों पर जो आपने केसेस दाखिल किए हैं फॉल्स से फेक है वो वापस ले ले, मैं शामिल होने के लिए तैयार। उसने भगत सिंह और इन लोगों की आज़ादी का मुतालबा नहीं किया। अगर नाम लेकर ये करता तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। गांधी इतना ताकतवर था और अंग्रेज उस वक्त इतना मजबूर था कि वो इसके मुतालबात को मान लेते, लेकिन गांधी भी उससे इंतजार था। गांधी भी चाहता था कि ये जान छोड़ने वाली, क्योंकि गांधी के लिए सबसे बड़ा जो खतरा था वो हिंदुस्तान में भगत सिंह था। लिहाजा उसने जनरल एक मुतालबा किया कि इनको आजाद किया जाए, सबको आजाद किया जाए। फाइनली दूसरे इजलास में वो गांधी जी शरीक हुए इंग्लैंड में। जब ये इजलास शुरू हुआ और कायदे आजम अल्लामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मुसलमान जितने भी वफद के लोग थे वो भी शामिल हुए, तो गांधी ने वहां पर एहतजाज किया और रेट लगा कर बैठ गया रिजिड एटीट्यूड के साथ कि ये लोग कौन है। उसने कहा ये लोग कौन है। अब कायदे आजम को ये नहीं जानता था, अल्लामा इकबाल को नहीं जानता था, लेकिन उसने कहा कि हिंदुस्तान का के ये लीडर नहीं है, ये छोटे छोटे लोग हैं, सबसे बड़ा लीडर मैं अकेला लीडर मैं हूँ, अकेले हिंदुस्तान की रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा जमात जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। लिहाजा अगर मेरे साथ अंग्रेज मुज़ाकरात करते हैं तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरे साथ मुज़ाकरात नहीं करते तो मैं इनके सामने बैठकर अपने आप को छोटा नहीं करूँगा। लिहाजा इसने बाइकाट कर दिया। ये दूसरा इजलास भी गोलमेज कॉन्फ्रेंस का नाकाम हुआ और उसके बाद जो है तमाम लोग वापस आ गए थे। जब उन्होंने तीसरा इजलास बुलाया तो उसमें कोई नहीं था। यानी अब तीसरी जो बात थी, तीसरा जो एफर्ट था वो भी नाकाम हुआ। यानी अंग्रेजों ने बनाना चाहा तो हिंदुस्तानी नहीं माने। अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को कहा कि आप बना कर ले आए नेहरू रिपोर्ट की बुनियाद पर, वो नहीं बन सका। फिर उन्होंने इनको साथ बिठाकर बातचीत करना चाहिए और रिकमेंडेशन ली, वो नहीं बन पाई। तो अब जो चौथा ऑप्शन इनके पास था वो ये था कि वो जो डिबेट हुई, वो जो डिस्कस हुआ था, उस डिस्कस की बुनियाद पर ये अंग्रेज जो है वो खुद रिकमेंडेशन बनाए और उसको जो है वो नाफिज करने के लिए जो है वो तैयारी करें। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कम्युनल अवार्ड का ऐलान कर दिया। कम्युनल अवार्ड के जरिए उन्होंने अक़लियतों के लिए सीटें मुख्तस की और अक्सरियत के लिए सीटें मुख्तस की। ये सब चीज़ें उन्होंने जब की और फिर उसके बाद वाइट पेपर जारी करके इन सब चीज़ों का उन्होंने ऐलान कर दिया था। ये सारी बातें जब हुई तो उसके बाद उन्होंने, अब सुन लें, ये 33 तक की बातें, 1933 तक, यानी जो एक्ट 1929 को आना था वो 33 तक भी नहीं बन सका जब तक उन्होंने कम्युनल अवार्ड का ऐलान नहीं किया। उसके बाद 1935 में अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया, कानून बनाया जिसका नाम था, ये भी आप लिख लेना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये पहली बार हिंदुस्तान को अंग्रेज सरकार ने एक कंप्लीट आइन दिया था। ये आइन हिंदुस्तान को मिला और इसकी बुनियाद पर 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लिख लें।
लिखा? यस सर। जी जी सर। अब इस एक्ट की थोड़ी थोड़ी खुसूसियात मैं आपको बताता हूँ। इस एक्ट में हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो गवर्नेंस है, उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। आइन को, अख्तियारात को और वजारतों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला फेडरल पार्ट, यानी वो हिस्सा जो डील करेगा वफाकी हुकूमत और वफाकी वजारतों को। मिसाल पाकिस्तान में भी वफाकी हुकूमत है, तो ऐसी वजारतें जिनका ताल्लुक वफाकी हुकूमत के साथ है, मिसाल के तौर पर IT है, हेल्थ है, डिफेंस है, फॉरेन मिनिस्टर है, ये सारी जो है वो जिनका ताल्लुक वफाक से, ये वजारतें वफाक के हिस्से में रखी गई। दूसरा इसका जो हिस्सा था उसका था प्रोविंशियल पार्ट, सूबाई हिस्सा। सूबाई हिस्सा जो था उसमें सूबाई गवर्नमेंट के लिए जो जो अख्तियारात थे और जो जो वजारतें थी सूबों के लिए मखसूस की गई और उनके अख्तियारात को बताया गया, डिफाइन किया गया। अच्छा, तीसरा था कॉन्करेंट लिस्ट। आपको शायद पता हो कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का मौजूदा, इसमें भी 18वीं तरमीम से पहले कॉन्करेंट लिस्ट थी। 18वीं तरमीम के जरिए कॉन्करेंट लिस्ट को खत्म किया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि वो वजारतें जो दोनों के पास होंगी, समझ रहे हैं? ऐसी वजारतें जो कि सूबों के पास भी होंगी और वफाक के पास भी होंगी। कोई बताएगा ऐसी वजारतें कौन सी होती हैं? सर तालीम। बीजल बताओ। सर एजुकेशन। जी हाँ सर एजुकेशन है सर एजुकेशन है जो एजुकेशनल। निमरा आप बताओ। एजुकेशन का सर तालीमी वजारतें। और कोई? सर बल्दियाती भी होती हैं और बल्दियाती चीजें। और ये कौन कह रहा है कि हमारी सेपरेट कराई जाए क्लास? समझ में नहीं आ रहा। सागर, क्यों समझ में नहीं आ रही? सर हमने बेसिक से कुछ पढ़ा ही नहीं है सर, आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो सर इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। आप कहाँ से हैं? हैदराबाद से। भाई किस डिपार्टमेंट से? कॉमर्स। तो आप क्लास नहीं लेंगे तो मैं क्या करूंगा? आपको मिन्नतें करूंगा बेटा। जी सर। पहले दिन से आपकी क्लासेस के लिए मैं आपको लिंक भेजता रहा हूं। आपका जो CR है ना वो फोन उठाता था और ना ही वो जो है वो किसी भी मैसेज का जवाब देता था। फिर मैंने आपको कंबाइन किया, 2-4 क्लासेस चली, फिर उसके बाद दोबारा आप लोग घूमोगे। वो मुझे कहता है कि स्टूडेंट्स क्लास नहीं ले रहे। मैंने कहा नहीं लेंगे तो जाहिर है इनको पेपर देने, और मैं भी इधर ही हूँ। फिर देखेंगे कैसे पास होते। सर स्टूडेंट्स भी तो यही बोलते हैं ना सर कि हमारे को कुछ समझ में आए तो सर हम क्लास लेने आए ना सर। इतने सारे तो आप सेपरेट नहीं ले रहे थे ना, क्या करूं मैं आपका? आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते सर। हमारे को सेपरेट का पता ही नहीं है सर। तो आप अपने उससे पूछो ना। ये इसकी सजा मैं पूरी क्लास को दूंगा, ये याद रखना। मेरा मानना है कि जो रेगुलर नहीं वो स्टूडेंट नहीं। सर हम तो रेगुलर है ना सर। बेटा मेरे पास तो आपकी कोई क्लास नहीं हुई है, ये कोई बात नहीं है। और अगर आप इससे पूछना चाहें तो उससे पूछ लें कि क्यों नहीं है। चले जी सागर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है सर। अच्छा, ये अभी मेरे ख्याल में बाकी 9 मिनट बचे हैं। दोबारा मैं लिंक मैंने भेजी है आपको, वो आप देखेंगे और उस पर आ जाएंगे। ठीक है, दोबारा आप कनेक्ट होंगे। आज फाइनल करना है। अच्छा, हम क्या कह रहे थे निमरा? अच्छा हाँ, वजारतें कौन सी थी बेटा? ये सुने,
कि वो वजारतें जो सूबे के पास भी है और मरकज के पास है, वो वजारतें मैं आपको बता रहा हूँ। मिसाल फाइनेंस मिनिस्ट्री वफाकी भी होती है, सूबाई भी होती है, समझ रहे हैं। मिसाल होम मिनिस्टर है, सूबे का भी होता है, मरकज का भी होता है। बाकी कुछ वजारतें ऐसी हैं जो सूबे के पास नहीं होती है, सिर्फ वफाक के पास होती है। और वो कौन सी है? वो है डिफेंस मिनिस्टर, वो है फॉरेन मिनिस्ट्री। ये दोनों जो है वो नहीं होती, बाकी सारी होती है। तो अब ये आज की क्लास, ये जो सेशन है ये एंड हो रहा है। अगर आपको सवाल पूछने तो पूछ लो, क्योंकि दोबारा रिकनेक्ट करके फिर आगे चलेंगे हम। सागर में आपको एक बात बता दूं कि ये क्लास खत्म हो जाए तो फिर मैं आपकी पीछे वाली क्लास से लेके आपको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है सर। जितने भी कॉमर्स वाले वो बैठे रहे, वो तीसरा सेशन हम करेंगे, उसमें सबको बता दूँ। सर ये सवाल पूछते हैं? एक्सक्यूज मी सर। जी सर हमारी पुणे 6 बजे तो सर हमारी दूसरी क्लास है स्टैटिक्स की। चले फिर मुझसे कल पूछना आप। ठीक है सर। ओके, अच्छा सवाल है तो पूछ लें। सर जी सर, आपने कहा था भगत सिंह की गांधी से मतलब दुश्मनी थी, तो वो क्यों थी वजह? गांधी जो थे वो अदम तशद्दुद के कायल थे। अदम तशद्दुद मतलब अहिंसा, यानी पुरअमन जदोजहद के हामी थे। वो कहते थे कि जुलूस, जलसे, हड़तालें और लॉन्ग मार्च के जरिए हिंदुस्तान से अंग्रेज को सफाया करेंगे, भगाएंगे। जबकि भगत सिंह और क्या नाम है, हेमू कालानी और पीर साहब बगारू, ये चाहते थे कि मुसल्ह जदोजहद के जरिए इनको भगाया जाए, यानी असले के जोर पर इनको मारा जाए, पीटा जाए, जैसे आज के दौर में बम धमाके किए जाते हैं। तो भगत सिंह ने भी बम धमाका ही किया था और अटैक किया था अंग्रेजों पर, जिसके जरिए वो गिरफ्तार हुए थे। इसी तरह से जो हेमू कालानी था, जिसका ताल्लुक सखर नवाबशाह से था, वो 15-16 साल का नौजवान था और उसने लेंसटाउन पुल जो है सखर वाली, वहां की पटरी जो है वो उखेल दी थी। सबब ये था कि उसको इतला मिली थी कि कुछ ट्रेनें जाएंगी यहाँ से अंग्रेज सरकार की, जो कि असला भरकर कराची ले आ रहे हैं। और वो पकड़े गए थे और तीनों ने जो है, दोनों इसके जो दो साथी थे, उनको इसने कहा कि आप लोग जंप लगाकर दरिया में चाहे निकल जाए, मैं इनको रोकता हूँ। फिर उसने गिरफ्तारी दी थी और चला गया था। और उस लड़के ने, आपको बता दूं, ये हैरान कुन बात है कि उस लड़के पर इतना तशद्दुद हुआ कि इंसान सोच तशद्दुद हुआ कि अब सिर्फ ये बताओ कि आपके साथ दूसरे कौन थे। इसने कहा कि अब अगर दोबारा आप मुझसे मेरा नाम पूछ लेंगे ना तशद्दुद के जरिए, तो मैं आपको उसका भी बता दूंगा, आपको जो करना है कर लो। फाइनली इसको सजाए मौत हुई, लेकिन वो अंडर एज था, तो वो चाहते थे कि दुनिया में जगह सही होगी, तो उसकी माँ को लेकर गए, उसको जो है ना समझा बुझा के कि अपने बेटे को आप बोलो कि माफीनामा लेकर दे दे तो हम उसको छोड़ देंगे। तो इसकी माँ जब उधर गई तो इनके साथ तो चली गई, क्योंकि उसने बेटे को देखना था। जब अंदर गई और उन्होंने उनके सामने कागज और पेन रखी, तो बेटे को देखकर उसने अंग्रेज को कहा कि जो हेमू कालानी की माएँ होती हैं वो लिख कर नहीं देती, और जो लिख कर देती है वो हेमू कालानी जैसे बेटे पैदा नहीं करती। आप मेरे बेटे को भले सजा दे दो। फिर उस बच्चे को जो है वो सजाए मौत दी गई थी, फांसी दी गई। इसी तरह पीर साहब बगारों ने पहली बार हिंदुस्तान में गोरिल्ला वारफेयर की इब्तिदा की थी, और सांगढ़ से लेके पूरे सिंध में, स्पेशली जो लोअर सिंध है, वहां पर उसने जो है वो इनके लिए धरती जो है वो गरमा दी थी। ये आपको बता दूं, ये हैदराबाद में भी एक हुर कैंप है, देखा है ना आपने, सुना है ना हुर कैंप? ये वो कैंप है जहाँ पर कलेक्टिवली इनको कैद बनाया जाता था, क्योंकि इतने बड़ी जेल नहीं होती थी जितने कैदी होती थी। तो वो क्या करते थे, कैंप लगाकर जो फेंस लगाकर उनको यहाँ रखा जाता था। तो ये हुर कैंप जो थे वो हुर यानी पीर साहब बगारे के मुरीद, इनको यहाँ रखा जाता था। नारा जेल में रखा गया,
इसी तरह से बहुत सारी कैंपें बनाकर इनको रखा गया था। ये सिंध के अंदर था, उधर हेमू कालानी था और दूसरा पटेल भी था सरदार, वो भी बड़ा जो है वो जीतो है। आपको बता दूं कि हम वो लोग हैं कि सिंध के अंदर इस बच्चे की कोई यादगार नहीं बनी हुई, लेकिन वो लड़ा इधर था, सिंध के अंदर सिंधी था, लेकिन उसका जो मुजस्मा है वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के दालान में यानी सहन में लगा हुआ है। जो राज्यसभा की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, लोकसभा और राज्यसभा की, वहां पर जो मुजस्मा ब्लैक कलर का आप देखेंगे ना, ब्लैक कलर का लगा हुआ है, वो हेमू कालानी का है। अब दूसरा सेशन हम शुरू करेंगे, उसमें आप कनेक्ट हो जाइएगा। मैंने आपको आईडी भेज दी है, अगर नहीं हुई कनेक्ट तो दूसरी भेजूंगा। थोड़ा वेट करें, अभी आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, सारे हो जाए तो फिर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन पूछना था जी राफेल। सर, एक बुक है द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, नाइगिल केली वाला, उसको हम फॉलो कर सकते हैं? देखो बेटा, मुझे ये किताब मैंने नहीं पढ़ी है। किताब तो आपको जो भी मिले वो पढ़ लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गुलशहद सरवर की किताब है पाकिस्तान स्टडीज, उसमें ये सारे टॉपिक 1 by 1 सीक्वेंस के साथ रखे। बताइए क्या? ठीक है, आप आउटलाइन देते हैं, अगर क्लास नहीं भी ले पाते तो हम तैयारी कर लेंगे घर पे। मैं अभी आपको आउटलाइन ही दूं। ओके, थैंक यू। मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको थोड़ा पढ़ा लेता हूँ, बाकी 2 टॉपिक आप खुद घर पे पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आपको आउटलाइन देता हूँ, ठीक है? चले जी। 1935 का जो एक्ट आया, जो हम पढ़ रहे थे अभी, उस एक्ट के बाद सूरत हाल यही कि 1935 का एक्ट नाफिज करते करते और इलेक्शन का शेड्यूल बयान करते करते 1937 हो गया। 37 में क्या हुआ कि इंटरनेशनल जो तजादात थे वो पूरी दुनिया में फैल गए थे। हल्की फुल्की झड़पें वर्ल्ड वार 2 की लग चुकी थी और ये अंग्रेज के लिए बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन थी। लिहाजा उन्होंने क्या किया कि पूरे आइन को नाफिज नहीं किया। उन्होंने वफाकी सतह का जो आइन है उसको रिजर्व रखा ताकि हालात को देखकर वो फिर फैसला करेंगे, जबकि सूबाई सतह का जो आइन है उसको नाफिज किया और इलेक्शन का ऐलान कर दिया। 37 में इलेक्शन हुई, पूरे हिंदुस्तान में तमाम सीटों पर इलेक्शन हुई, लेकिन मैं आपको हैरत की बात बताता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वीप किया था, तमाम सीटें जीत गई थी और मुस्लिम लीग को बुरी तरह से शिकस्त हुई थी। यानी मुसलमानों की जो सीटें थी वो भी मुस्लिम लीग को नहीं मिली, वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर आजाद उम्मीदवार थे वो जीत गए थे। मुस्लिम लीग पूरी तरह से शिकस्त में आ गई थी। जब इलेक्शन जीत गई इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो जाहिर है जिसकी हुकूमत आती है वही इलेक्शन में बनाता है। तो उन्होंने हिंदुस्तान पूरे में कांग्रेस की गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म मुस्लिम लीग ने शत मुखालफत की और उस मज़ाहमत की। वो रिफॉर्म्स क्या थे वो 2-3 आप पॉइंट्स में आपको बताता हूँ, वो लिख ले क्योंकि आपको पेपर में हेल्पफुल साबित होगी। पहला ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिंदी को कौमी जबान करार दे दिया और विद्या मंदिर स्कीम का ऐलान किया।
विद्या मंदिर। विद्या मंदिर स्कीम के जरिए उन्होंने, थोड़ा उसका बैकग्राउंड भी आपको बता दूं कि 1937 का जो टाइम था उस वक्त, अभी भी आप हिंदुस्तान में देखें यानी पाकिस्तान में देखें तो हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है। आज भी बच्चे जो है वो खुले मैदानों में पढ़ते हैं, जमीन पर बैठ के पढ़ते हैं, कहीं फर्नीचर नहीं, कहीं बिल्डिंग नहीं, कहीं टीचर नहीं। तो आप अंदाजा करो कि 72 साल पहले क्या पोजीशन होगी। तो उन्होंने विद्या मंदिर की स्कीम शुरू की थी। उस स्कीम में ये कहा गया कि मंदिर और जो मस्जिदें हैं उनमें बच्चों को तालीम दी जाए। जहां जहां पर स्कूल मौजूद नहीं है वहां पर जो है वो बच्चों को मंदिरों में जो है वो तालीम दी जाए और मंदिरों में। तो इसकी शदीद मुखालफत की कायदे आज़म ने। कायदे आज़म का मानना यह था कि हमारे बच्चे, क्योंकि हमारे मज़हब में ये कि हम बुत के सामने मस्जिद नहीं होते, बुत परस्ती जो है वो हमारे मज़हब में हराम है, लिहाजा हमारे बच्चे मंदिरों में जाकर बुतों के सामने, मूर्तियों के सामने या भगवानों के सामने हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं करेंगे। ये हमारे मज़हबी अकीदे के खिलाफ। नंबर 2, हिंदी को कौमी ज़बान करार दिया गया, उसकी भी शदीद मुखालफत की कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी वो थी कि वंदे मातरम एक नज़म था, उसको उन्होंने हिंदुस्तान का कौमी तराना करार दे दिया। वंदे मातरम एक नज़म है, वो आप फिल्मों में भी आपने सुनी होगी। वो उस नज़म को जो है वो उन्होंने हिंदुस्तान का कौमी तराना करार दिया है। और इसमें भी कुछ मिसरे ऐसे थे जो कि मुसलमानों के खिलाफ थे, लिहाजा उसकी भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुखालफत। अच्छा, उसके अलावा ये था कि गांधी के मुजस्मे को स्कूलों में मुजस्मे लगाए गए गांधी के, और बच्चों को उनको सलूट करने के लिए, सरनगून करने के लिए बोला गया, जिसकी भी इन्होंने मुखालफत की कि हमारे बच्चे जो है वो नहीं करेंगे, किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ये हमारे मजहबी अकीदे के खिलाफ है। उसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात थी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जो है वो दूसरा भी इम्पोर्टेंट अहम जो फैसला किया था वो ये था कि तिरंगा जो है, यानी ये जो मौजूदा परचम जो है हिंदुस्तान का, ये परचम बेसिकली जो है वो उसका है इंडियन नेशनल कांग्रेस का झंडा है, पार्टी का झंडा है। इन्होंने इसको भी जो है वो हिंदुस्तान का जो है कौमी झंडा करार दिया, जिसकी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुखालफत की और कहा कि ये पार्टी के झंडे को आपने कौमी झंडा करार देकर हमें इग्नोर करने की कोशिश की गई है। वंदे मातरम जो है वो जो है वो टैगोर का लिखा हुआ एक नज़्म है। टैगोर बंगाली का बहुत बड़ा शायर है, बंगाली ज़बान का। इन चीज़ों के रिफॉर्म्स पर जो है वो गांधी ने शदीद मुखालफत की थी और इसके लिए उन्होंने उसके खतरनाक नताइज जो है वो उसका ऐलान किया था। ये आज हम जो है वो यहाँ इसको ख़त्म करते, बाकी इंस्ट्रक्शन में आपको दे देता हूँ। सर एक सवाल है, सर एक सवाल है सर, ये जो हिंदुस्तान में एक नज़म मशहूर है जो हमारे अल्लामा इकबाल ने गाई है, लिखी है, मतलब कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, तो सर ये तो हमारे अल्लामा इकबाल हुए ना, तो उनके लिए लिखी है और वो अभी तक वहाँ पे मशहूर भी है, तो ऐसा क्यों है और वैसे इतनी मुखालफत है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के 3 तराने हैं। एक तराना बहुत पुराना है जो अभी कोई नहीं समझता, मतलब उसका बहुत कम जिक्र है, उसमें सिंध का भी जिक्र है। ये तराना मैं आपको बता दूं कि एक मूवी थी कभी खुशी कभी गम, उसमें मैंने वो तराना सुना था। उसमें वो जो बच्चा है वो गाता है, एक छोटा बच्चा जो लंदन में वो तराना जाता है जिसपे सिंध पंजाब गुजरात का जिक्र है। अच्छा, दूसरा तराना है वंदे मातरम।
इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कम रिकॉग्नाइज किया है। ये बेसिकली पार्टी का नगमा बन गया है नरेंद्र मोदी और बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये लोग इंतहा पसंद है, इसलिए ये नज़म उनके नजरियात से मिलता जुलता है। हिंदुस्तान का जो मौजूदा ऑफिशियल जो तराना है वो है अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम है बुलबुलें उसकी वो गुलिस्तान हमारा। अब बात है कि ये इन्होंने क्यों इसको एडॉप्ट किया है, तो मैं आपको बता दूं कि 1936 तक भी, यानी 36 तक भी, जब तक था अल्लामा इकबाल, 34 ये जो 3 तक का जो इजलास है, वहां तक भी अल्लामा इकबाल मुसलमानों के अलहदा मुल्क का हामी नहीं था। वो अलहदगी पसंद नहीं था, वो हिंदुस्तान की तकसीम नहीं चाहता था। उन्होंने इलाहाबाद में एक तकरीर की थी, उसमें ये कहा था कि मुसलमानों के जो अक्सरती सूबे हैं, यानी नॉर्थ और इधर के ये और बंगाल की उन्होंने बात की थी, वहां पर मुश्तमिल उन मुसलमान अक्सरती सूबों पर मुश्तमिल अलहदा रियासतें बनाई जाए, जो कि हिंदुस्तान के और अंग्रेजों के सरपरस्ती में और हिंदुस्तान में अलग, या हिंदुस्तान के से अलहदा, या हिंदुस्तान के साथ अंग्रेजों की हुकूमत में या अंग्रेज से अलग, उन पर मुश्तमिल होगी। ये उन्होंने बात की, जिसके लिए हम कहते हैं ना अल्लामा इकबाल का ख्वाब है, ये ख्वाब था जिसको ताबीर उसने किया आकर मुस्लिम लीग और कायदे आज़म में। तो ये तब तक तो बिल्कुल पक्के हिंदुस्तानी थे। इसी तरह सर सैयद अहमद खान था, आपको शायद पता है कि हम सर सैयद अहमद खान को कहते हैं ना कि वो मुसलमानों की कौम बनाई, उसने ये सब कुछ किया, लेकिन वो कट्टर मजहबी और कट्टर हिंदुस्तानी कौम परस्त थे। एक जगह पर उसने खिताब में कहा था, हिंदू तलबा को खिताब में किया था, तकरीर में की थी, और कहा था कि ये आपको हक किसने दिया है कि अपने आप को हिंदू और हमें मुसलमान बुलाओ। हिंदुस्तान में रहने वाला हर बंदा जो है वो हिंदुस्तानी है, इसलिए आप हिंदू और हम मुसलमान नहीं है। एक और जगह पे यानी पेशावर में उसने खिताब में कहा था कि मुसलमान और हिंदू जो है वो हिंदुस्तान एक दुल्हन है, और हिंदू और मुस्लिम जो है उसकी आंखें हैं। अगर कोई एक आंख निकालो, यानी एक कम्युनिटी को अलग कर दो, तो दुल्हन की खूबसूरती मान पड़ जाएगी। ऐसी मिसालें देने वाले जो सर सैयद अहमद खान थे, वो जो थे वो पक्के हिंदुस्तानी थे, और उसने कभी नहीं चाहा कि आज़ादी हो, उसने कभी नहीं चाहा कि मुसलमान सियासत करें। उसने यही इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुसलमानों की शिरकत और सरगर्मियों से मना किया था। समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब आपको इम्तिहानों के लिए बता देता हूँ, ठीक है जी? पेपर कैसे होंगे, क्या? जी जी पूछिए। सर कायदे आज़म ने कहा था कि सिंध को मुंबई से धार किया जाए, सर वो किस लिए कहा था? ठीक है, क्यों कहा था ये पूछ रहे हैं? जी जी सर, क्यों कहा था? मैं आपको बता दूं कि 1843 से पहले सिंध अलहदा था, एक मुल्क था। हिंदुस्तान यानी बड़े सगीर में सिर्फ 2 मुल्क थे, एक हिंद और दूसरा सिंध माना। जैसे आजकल आप कहते हैं ना पाको हिंद, उन दिनों में हिंद सिंध बुलाया जाता था, सिंध अलहदा मुल्क था। उसको अंग्रेजों ने कब्जा किया। आखिरी जंग जो हैदराबाद में लगी थी मियानी में, उसके बाद हिंदुस्तान अंग्रेजों ने सिंध पर कब्जा किया, एक आजाद मुल्क पर कब्जा किया। फिर आगे चलकर एक उन्होंने एक प्रेसिडेंसी कायम की, जिसका हेडक्वार्टर उन्होंने बॉम्बे में बनाया। तो हिंदुस्तान की जो आजाद रियासत की हैसियत थी वो तो खत्म की, सूबे की हैसियत भी खत्म कर दी। और उस प्रेसिडेंसी में बहुत सारे और भी रीजन्स थे, उनको मिलाकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाई गई। और सिंध में उन्होंने क्या किया कि एक कमिश्नरेट बनाकर इधर कमिश्नर बनाते थे, और ये जो है वो उसके जरिए हुकूमत की जाती थी। यानी फ्रेयर जो थे, अर्नेस्ट ट्रम्प थे, ये या जो है वो
और भी 2-3 बहुत बड़े अकाबिर अंग्रेज थे जिन्होंने की थी, तो उनकी सूबाई हैसियत ही खत्म कर दी गई। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें बॉम्बे से अलग करके हमारी अपनी जो हैसियत है वो बहाल की जाए सूबे की, इसलिए की थी। हालांकि अंग्रेजों ने बहुत काम किया था। मिसाल जो अल्फाबेट है और कौमी जबान बनाने का जो ऐलान है वो फ्रेयर ने किया था। फ्रेयर हाल देखा है आपने अभी भी कराची में, ये कमिश्नर था सिंध का। इसने ऐलान किया था कि सिंध के अंदर जो भी ऑफिसर, भले वो अंग्रेज हो, सुनना, भले वो अंग्रेज हो, वो तब तक सिंध के अंदर अपॉइंट नहीं हो सकता जब तक उसको सिंधी जबान नहीं आती। सिंधी जबान को उसने लाजिम करार दिया था, और सिंधी जबान को सिंधी जबान को सिंध की कौमी जबान करार दिया गया था ऑफिशियल, और तमाम खतो किताब जो है वो ऑफिशियली सिंधी में की जाती है। जी, अब बताता हूँ आपको पेपर्स के बारे में। क्या है एनआरओ? क्या आप क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछा? एनआरओ पता नहीं क्या है। सर रोल नंबर पूछ रहा है। बेटा समझ में नहीं आ रहा बेटा। रोल नंबर बोला क्यों भेज रहे हो? अच्छा अच्छा,